नमस्कार, आप सभी का स्वागत है केडी कैंपस के इस मंच पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं सीएचएसएल के बारे में। देखो, सीएचएसएल का फॉर्म आ चुका है, जिसका आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि सीएचएसएल का फॉर्म कब आने वाला है। तो वो सीएचएसएल का फॉर्म आ चुका है। उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, पेपर पैटर्न क्या होता है और टोटल पोस्ट कितनी आई हैं, ये सारी चीजें आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। देखो, पहली चीज तो ये है कि जो फॉर्म निकला है वो आपका 8/4/2024 से 7/5/2024 तक लगभग एक मंथ आपको दिया गया है फॉर्म फिल करने के लिए। मैं हर बार की तरह इस बार भी आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें। आप ये ना सोचें कि मैं लास्ट 7 तारीख को फॉर्म फिल करूंगा या 6 तारीख को फॉर्म फिल करूंगा। 8 तारीख में आपका फॉर्म निकला है भरने के लिए, तो मैं ये कहूंगा 11-12 तारीख में आप अपना फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि साइट इतनी बिजी होती है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता ही नहीं है या साइट चलती ही नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज है, जो उसका पेमेंट करना है वो 8 तारीख की डेट दी गई है। 8 तारीख आपके पेमेंट जो ऑनलाइन पेमेंट रहेगा उसकी लास्ट डेट इन्होंने दे रखी है, वो भी 23 बजे, रात के 23 बजे तक इसकी लास्ट डेट दे रखी है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे अब क्या है कि कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है और फॉर्म में आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो उसकी जो लास्ट डेट दी है वो 10 तारीख और 11 तारीख दे रखी है। आप 10 से 11 तारीख के बीच में जो भी आपने अगर कुछ करेक्शन करना चाहते हो अपने फॉर्म में, वो आप कर सकते हो। ध्यान से देखना, ठीक है। और जो आपका शेड्यूल है, जो आपका प्री एग्जाम होने वाला है, टियर 1 होने वाला है, वो आपका जून और जुलाई में होने वाला है। ये मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि क्या हुआ, चुनाव के चक्कर में थोड़ा सा आपका शेड्यूल वो पीछे हो चुका है। सीपीओ का भी हो चुका है और आपका सीएचएसएल का भी हो चुका है। वो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में पहले बताया भी था, आप एक बार जाकर देख लेना, उनकी सारी डेट आ गई है। अब बात करते हैं आगे की कि भाई पोस्ट कौन कौन सी होती हैं इस एग्जाम में। पहली चीज इसमें होती है एलडीसी और आपकी होती है जेएसए, जिसका पे लेवल आपका होता है सेकंड और जिसमें सैलरी होती है 19,900 से 63,200 तक आपकी सैलरी जाती है। दूसरी हम बात करते हैं, इसमें होती है डीओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसका पे स्केल होता है 4 का और जिसमें जो सैलरी आपकी जाती है 25,500 से 81,100 रुपए तक। और लेवल 5 जो होता है इसमें आपकी जाती है 29,200 से 92,300 तक आपकी सैलरी जाती है। ठीक है। उसके बाद आपकी आती है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो ग्रेड ए और पे लेवल 4 होता है, इसमें 25,500 से 81,100 रुपए तक आपकी सैलरी जाती है। आगे बात करते हैं हम वैकेंसी की। देखो यार, एक बहुत बड़ी दुख की खबर है कि वैकेंसी आपकी कमी है। वैकेंसी जो आपकी दे रखी है गवर्नमेंट ने, वो दे रखी है 3,712 वैकेंसी आपकी सीएचएसएल में इस बार आई है। ये अभी टेंटेटिव है। देन इसके बाद वैकेंसी इंक्रीज होती है, तो आपको एसएससी की जो न्यू वेबसाइट है www.ssc.gov.in पर जाकर आप चेक करते रहना। जो भी अपडेट होगा, वैकेंसी अप डाउन होंगी, वो इस ऑफिशियल साइट पर अपडेट हो जाएंगी। अब आगे की बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज बच्चों के माइंड में आता है कि अगर कोई भी एग्जाम हम देते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है। देखो, सीएचएसएल आपको पता है 12th बेस एग्जाम होता है। अब बहुत बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि फॉर्म निकल चुके हैं और मेरी अभी तक 12th का रिजल्ट नहीं आया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकता। ये एक मेजर क्वेश्चन बच्चों का रहता है। अगर किसी बच्चे का अभी रिजल्ट नहीं आया और 1-2 महीने में आने वाला है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान से सुनना, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है आपकी। पहली चीज जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है डीईओ के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जो ग्रेड ए की रहती है, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसमें आपका 12th पास होना जरूरी है, वो भी साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ। मतलब आप 12th में आपके पास साइंस के साथ, साइंस स्ट्रीम में आपके पास मैथ्स होना बहुत जरूरी है इस पोस्ट के लिए। अब मैं बात करता हूं फॉर एलडीसी और जेएसए और डीईओ और ग्रेड ए वालों के लिए। उसमें क्या बोला है कि आपकी 12th पास होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं मांगा है। और सेम ऐसे ही और में आपकी 12th पास होनी चाहिए। देखो, मेन चीज जो मैं आपको बताने वाला था कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, क्या आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ये इन्होंने साफ मेंशन किया है कि अगर किसी बच्चे का रिजल्ट 1/8/2024 तक आ रहा है,
मतलब आपको लग रहा है रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो जाएगा, फॉर्म निकल चुका है, हम भरें या नहीं भरें, तो उसके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, जिसका रिजल्ट 1/8/2024 तक आ चुका है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बेहिचक बिंदास तरीके से। उसके बाद हम आते हैं एज लिमिट में। एज क्या होनी चाहिए? पहली बात, एज रिकॉग्निंग जो उन्होंने की है 1/8/2024, 1/8/2024 मतलब 1 अगस्त से इन्होंने एज को कंसिडर किया है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो आपकी साफ साफ इन्होंने दे रखी है कि 2/8/1997, 2/8/1997 से लेके और 1/8/2016 से बड़ा ना हो, इससे छोटा ना हो और इससे बड़ा ना हो। और जो उसमें एज मांगते हैं 18 से 27 साल इसमें एज मांगते हैं, ये चीज का ध्यान रखना है आपको। जिनकी एज 18 हो चुकी है वही फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर किसी बच्चे ने 12th कर ली है और उसकी एज 16 या 17 है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना इस चीज को आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिफरेंट कैटेगरी में एज की कुछ आपको वो दे रखे हैं कि रिलैक्सेशन आपको किस किस कैटेगरी में आपको मिलता है। ये सारे आपके एज के रिलैक्सेशन आपको दे रखे हैं। SC ST की बात करते हैं तो 5 साल का आपको आ जाता है एज रिलैक्सेशन। OBC की बात करते हैं वो 3 ईयर का आ जाता है। PWBD का दे रखा है उन्होंने 10 ईयर, PWBD OBC का दे रखा है 13 ईयर का, और PWBD का SC ST का दे रखा है 15 ईयर का। ये आपको एज रिलैक्सेशन आपके दे रखे हैं, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। देखो भाई एग्जाम पैटर्न, इसमें 2 पैटर्न होते हैं, आपका प्री होता है और दूसरा आपका मेंस होता है। पहले सेक्शन की मैं बात करने वाला हूं जिसका एग्जाम आपका पहले होने वाला है, मतलब टियर 1 प्री की, ठीक है जी। इसमें आपके 4 पोर्शन आते हैं, आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है जी। सभी के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, मतलब 50-50 मार्क्स के हो जाते हैं। 200 मार्क्स के आपके अंक होते हैं, मतलब 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका प्री का होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होते हैं। और आपको 1 मिनट दिया गया, आपको 1 घंटा दिया गया होता है प्री के पेपर के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने प्री क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद होता क्या है। जब हम प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, बात आती है मेंस की। तो मेंस में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और मेंस में आप किन सब्जेक्ट की तैयारी करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। मेंस में आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना होता है। मेंस में भी आपके वही 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, बस 4 ही आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया गया होता है क्वेश्चनों को। इसमें क्या होता है कि आपको सेक्शन में बांट दिया गया था और मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। अगर हम सेक्शन 1 की बात करते हैं, सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 दे रखा है जो आपके मैथ में 30 क्वेश्चन आते हैं आपके, और मॉड्यूल 2 में हम जब जाते हैं वो आपका GS हो जाता है जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। और ध्यान रखना एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, ये आपको मेंशन कर रखा है, और 1 घंटे का वो एग्जाम आपका होता है। बात कर रहे हैं हम सेक्शन 1 की। अब हम जब सेक्शन 2 पे जाते हैं तो उसमें भी 2 मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आती है जिसके 40 क्वेश्चन आते हैं, मतलब इस पेपर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज करने वाली है। 40 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इंग्लिश में ही आएंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो जाएगा। और जब मॉड्यूल 2 में हम जाते हैं, जनरल अवेयरनेस, GS की बात करते हैं, तो 20 क्वेश्चन हो जाते हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो जाता है, मतलब 60 क्वेश्चन 3 मार्क्स से 180 का हो जाता है और 1 घंटा इसके लिए आपको दिया जाता है। देन उसके बाद आपका सेक्शन 3 मॉड्यूल 1 जिसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे जाएंगे और वही एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो जाएगा और 15 मिनट का ये टाइम आपको दिया जाएगा। फिर आपका सेक्शन 2 आता है और सेक्शन 2 में मॉड्यूल 2 आ जाता है जो आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होता है आपका, जिसमें आपको टाइप करना होता है और आपकी टाइपिंग स्पीड इसमें चेक करी जाती है, ठीक है जी। ये आपका प्री और मेंस का हो गया सिलेबस और आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करनी होती है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो सेम एज जो आपका पैटर्न होता है लगभग वही पैटर्न आपका CGL में जाता है, ठीक है। आपको जो तैयारी लेके चलनी है वो इस तरीके से लेके चलनी है कि आपके सारे एग्जाम क्रैक होते चले हैं। आप SSC का कोई भी एग्जाम ले लें, मोस्टली 4 ही सिलेबस आपके होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS। इन 4 पे ही आपको फोकस करना होता है। यदि आपने एक बार
अच्छे से दृढ़ संकल्प से तैयारी कर ली तो मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगा कि एक साल में 4 से 5 वैकेंसी निकलती हैं एसएससी जो देता है मेन आप सभी में क्वालिफाइंग हो जाएंगे उनको देने के लिए, उन एग्जाम को देने के लिए, क्योंकि सभी में यही सिलेबस पूछा जाता है। तो आप अपनी तैयारी इस तरीके से करें कि आप सभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहें, जो भी आगामी एग्जाम आने वाले हैं। और आपको हार नहीं माननी है बच्चे, एक ही बार तैयारी करनी है, एक ही बार कठिन परिश्रम करना है, देन उसके बाद आपकी लाइफ जो होने वाली है बहुत इजी होने वाली है। आपने देखा होगा अगर कोई भी बच्चा मन लगा के 1 साल पढ़ ले, मात्र 1 साल ही मैं बोलूंगा, 1 साल पढ़ ले तो 100% वो किसी ना किसी जॉब को ले लेता है। और इस बार जो सीपीयू का आपने रिजल्ट भी देखा होगा केडी कैंपस का, इतने बम्पर रिजल्ट जो आए हैं, मैं जिन जिन बच्चों से भी बात कर रहा हूं हर बच्चे का यही बोलना है कि भैया बस मुझे 1 साल लगा था तैयारी करने में और 1 साल के बाद मेरे कंटिन्यू पेपर निकलने लगे थे। तो वही बेटा आपको जोश और जुनून रखना है आपको कि आपको एक ही बार तैयारी करनी पड़े और आप जितने भी आगामी एग्जाम आए सभी को आप क्रैक करो। आपकी मंजिल सीएचएसएल नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेज आपकी सीएचएसएल जरूर हो सकती है। किसी भी एग्जाम को छोटा या बड़ा ना समझें कि एमटीएस है या सीएचएसएल है, 12th बेस है। आप सभी एग्जाम को दो, अपने आप को जज करो, आप आ कहां पर रहे हो। आपको लगा 12th बेस का एग्जाम है और बहुत छोटा एग्जाम है, मुझे सीजीएल की तैयारी करनी है और इंस्पेक्टर बनना है या सीपीयू का पेपर देना है, मेरे को सब इंस्पेक्टर बनना है। पहले आप अपने आप को जज तो करो, आप कहां पर आ रहे हो, आप क्या 12th लेवल के एग्जाम भी क्वालिफाई कर पा रहे हो, यह आपको जज करना है। और इस जजमेंट के लिए मैं आपको बोलूंगा आप सभी एग्जाम भरो और अच्छे से प्रिपरेशन करो और अपनी एक सीट कम से कम इसमें रिजर्व तो करो। देन आगे की बहुत सारी सीढ़ियां हैं, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, फिर आपको यूपीएससी सिविल सर्विस की तरफ जाना है। और मैं इसी चीज से अपनी बात खत्म करता हूं और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज से ही आप लग जाइए, कोई ऐसा बड़ा लक्ष्य नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 10th तक का ही आपको मैथ्स पूछा जाना है और इंग्लिश भी वही पूछी जानी है जो आपकी 10th तक आपने पढ़ी होगी। बस खाली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। मैथ्स में बहुत इजी क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है, इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि आपके पसीने छूट जाएं, जो पिछले गत वर्षों से हम देखते चले आ रहे हैं। और इंग्लिश में भी मुझे नहीं लगता कि एक जो वॉल्यूम 1 बुक आती है नीतू मैम की, उससे बाहर क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। और जीएस में भी कितने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। और रीजनिंग तो अंडरस्टैंडिंग बेस होती है, अगर आपने अच्छे से एक बार कर ली तो उसमें तो खाली आपको मॉक देने हैं और अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है और उस टाइम को बचाना है कि उन 25 क्वेश्चन को हम 10 मिनट के अंदर या 11 मिनट के अंदर हम कर पाए। बस अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीएचएसएल के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। लेकिन तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अभी से आप लग जाइए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार।